Hello guys, this is Kewal Patil. Welcomes you to the Finite Element Analysis World. आज के वीडियो में हम लास्ट जो मॉड्यूल है मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, दैट इज फाइनाइट एलिमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ डायनामिक्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स. ओके, बड़ा टॉपिक है, बड़ा नाम है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, डायनामिक्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स. ओके, तो बेसिकली ये भी ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि ये मोर रिलेटेड टू वाइब्रेशन के रिलेटेड है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी मॉडल. सो आपको वाइब्रेशन है इसलिए टफ होगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ ये छोड़कर. ये ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है. तो जो हमारा सिंपल टॉपिक है जैसे कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स, लंप मास मैट्रिक्स एंड फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, ये पूछा जाता है. एंड आपको ये मतलब ईजीएस्ट जो आपका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पूरा सब्जेक्ट है उसमें सबसे इजी टॉपिक मुझे यही लगता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी. नाउ वी हैविंग, देखो, एक्सियल वाइब्रेशन ऑफ बार एलिमेंट. जैसे आई एम कंसिडरिंग अ बार एलिमेंट. आपने एलिमेंट देखे होंगे, बार एलिमेंट, बीम एलिमेंट, ऐसे. तो इसमें से मैं बार एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ. Okay, so for bar element I am considering axial vibration of bar element. What is axial vibration? Okay, जैसे आपका स्प्रिंग है कोई. Okay, let's consider एक स्प्रिंग. ऐसे कोई स्प्रिंग है, आपने इधर वेट लगा दिया, वेट ऐसे नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या हो गया, ऐसे ऊपर नीचे वो वाइब्रेट होगी. तो ये एक्सिस है, उसका एक्सिस पर वो वाइब्रेट हो रही है, दैट इज एक्सियल वाइब्रेशन. आपने एक स्केल लिया मेटल का, उसको ऐसे मारा, ओके, वो इसका एक्सिस हो गया, आपने इधर मारा तो ये ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन. तो अभी हम एक्सियल वाइब्रेशन का पार्ट देख रहे हैं फॉर बार एलिमेंट, कोई भी बार एलिमेंट है. सो फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन, उसमें दो आएंगे. तो फोर्स वाइब्रेशन के लिए एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन ध्यान में रखना है. तो एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन बनता है E/L 1 -1 -1 1. This whole thing is stiffness matrix. This whole thing is stiffness matrix. E/L क्या रहता है, stiffness. So it is stiffness matrix K. U1/U2 is equal to P1/U1/U2 क्या रहेगा, वेरिएबल रहेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल. ओके, सो K into U is equal to क्या रहता है, फोर्स रहता है, राइट. आप स्प्रिंग कंसीडर करो तो स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू फोर्स. तो ये पूरा क्या आएगा, आपका फोर्स की टर्म आएगी. P1/P2 क्या आएगा, जो बार एलिमेंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, कंटिन्यूस फोर्स रहेगा. ओके, तो ये P1 एंड P2 फोर्स आएंगे. ओके, प्लस ρL ω²/6 2 1 1 2 U1 and U2 again. Okay, so U1 and U2 we know the deflection. Now here this omega is, we know the natural frequency, right? So omega is the natural frequency, तो वो हो गया. Now this ρL/6 into 2 1/1 2, जो ये टर्म है ρL/6, ये पूरा टर्म है, उसको हम बोलते हैं मास मैट्रिक्स. उसको हम क्या बोलेंगे, मास मैट्रिक्स. नाउ सी, हमारा रो का फॉर्मूला क्या रहता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब क्या है, एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ है, कोई भी है ऐसे. चलो ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है. मैं क्या करूँगा, ये एरिया लूँगा, इसका एरिया लूँगा, तो चलो A इंटू बी लूँगा, इंटू क्या कर दूँगा, ये जो लेंथ है उसको स्वैप कर दूँगा. सो A इंटू बी इंटू एल हो जाएगा. ओके, सो LBH बोलते हैं हम, L इंटू बी अपॉन एच. सो वैसे ही होता है एरिया इंटू एल. तो मेरा मास क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एल, इधर गया तो मास हो जाएगा रो एरिया इंटू एल. ओके, सो ये फॉर्मूला है यहाँ पर. रो एल मतलब क्या है, मास है. ओके, सो ρL/6 2 1 1 2 ये मास मैट्रिक्स है M. ओके, एंड ω² वैसे ही लिखा है U1/U2. सो देखो, ये मैंने बोला आपको K, दैट इज स्टिफनेस मैट्रिक्स. ऑलराइट, U ये डिफ्लेक्शन होगा, P जो फोर्स आपका कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है बार एलिमेंट पर, वो हो गया. ये आपका मास मैट्रिक्स हो गया. ओके, ω² वैसे ही, और ये बचा हुआ बाकी सब मास मैट्रिक्स हो गया, और ये डिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स हो गया. ओके, सो ये हो गया आपका फोर्स वाइब्रेशन का एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन. ओके, हर एक एलिमेंट, जितने भी आपके एलिमेंट रहेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा. बाद में हम ग्लोबल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. ना फ्री वाइब्रेशन में क्या होगा, सेम मैट्रिक्स आएगा, ओनली जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, वो निकल जाएगा. तो ये निकल गया, तो बाकी K इंटू यू वैसे आएगा, ये टर्म वैसे आएगा, सिर्फ ये निकल जाएगा, रिमेनिंग दिस सेम W² मास इंटू यू.
सो ये आपका फ्री वाइब्रेशन का हो गया। ठीक है, हमें ज़्यादा से यही यूज़ होता है। अभी ट्रांजो वाइब्रेशन ऑफ बीइंग के लिए बड़ा फॉर्मूला है बराबर। ओके, सो दिस टर्म इज नोन एज अ स्टिफनेस मैट्रिक्स के, दिस टर्म इज नोन एज अ मास मैट्रिक्स एम, ओमेगा छोड़कर बाकी जो पूरा दिख रहा है वो मास मैट्रिक्स एम है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो इनका पहले हम मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा वो कर लेंगे, इनटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज नथिंग बट फोर्स मैट्रिक्स जो भी होगा वो। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। सो ये अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, अभी ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। ओके, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। नाउ देखो ये मास मैट्रिक्स जो रोयल अपॉन 62112 लिखा है, तो ये कैसे डिराइव हुआ है, तो इसके ऊपर ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसे दो फॉर्मूला है मास मैट्रिक्स के। ओके, तो ये मास मैट्रिक्स क्या लेना है, रोयल बाय 621/12 लेना है या दूसरा लेना है, इसके ऊपर से उसके दो टाइप मिलते हैं हमें। ओके, कंसिस्टेंट mass matrix and lump mass matrix. Okay, let's move to the consistent mass matrix and lump mass matrix. Now see, यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट मास मैट्रिक एंड लंप मास मैट्रिक, यहाँ से मतलब बाकी कुछ नहीं है, जो ये m है उसका वैल्यू क्या लेना है, ये m जो है m है वो मैट्रिक्स का वैल्यू क्या रहना है, रोयल बाय 621/12 लेना है या दूसरा लेना है। उस पर ये रोयल बाय 62112 है, वो एक कोई तो रहेगा कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होता है एंड ए लंप अलग होता है। ओके, तो ये जो वैल्यू होता है m का, उस पर से हमें दो टाइप मिलते हैं, एक कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स, एक लंप मास मैट्रिक्स। सो अभी देखते हैं जो कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स क्या है एंड लंप मास मैट्रिक्स क्या है। तो मास मैट्रिसेस obtained using shape function are known as a CMM और consistent mathematics। consistent mathematics का short form है CMM, lump का LMM। ओके, अगर आप शेप फंक्शन यूज करोगे और शेप फंक्शन यूज करके अगर आप उसको डिराइव करोगे और आप मास मैट्रिक्स फाइंड करोगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स यूजिंग शेप फंक्शन डिराइव किया है और ऑब्टेन किया है यूजिंग शेप फंक्शन इन CMM। ओके, तो LMM कैसे होता है वो बाद में देखते हैं। In CMM, mass of the element is considered as uniformly distributed throughout the element. Okay, so now चलो ये कोई तो बार एलिमेंट ले लिया मैंने इसे। ओके, बार एलिमेंट लिया, तो इसका जो मास रहेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ओके, सो यहाँ पे CMM में ध्यान में रखना है, शेप फंक्शन यूज करके हम CMM मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और यहाँ पे जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो LMM में क्या होता है, LMM इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है, इफ मास मैट्रिसेस इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ द एलिमेंट इक्वली एट नोड्स ऑफ द एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज CMM। तो ये क्या है, क्या बोला है, तो मैं सिंपल इसमें समझाता हूँ। चलो ये कोई तो एलिमेंट है एक। ओके, हम क्या करते हैं, अगर सर्कल में लिखा है मतलब एलिमेंट नंबर हो गया, एलिमेंट नंबर 1, उसके दो नोड्स है 1 and 2, दो नोड है, तो हमें पता है इसका मास क्या रहेगा, अभी देखा आपने रोयल मास रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, जितने नोड्स है उतना इसका पार्ट करना है और इसकी डिवीजन करने हैं उतने। तो क्या हो जाएगा, दो नोड है तो इसके पार्ट क्या बन जाएगा, रोयल/2 एंड रोयल/2, और उसको क्या करना है, ये जो आपके नोड्स है उस पर रख देना है। मतलब लंप का मतलब क्या होता है, आपने ऐसे एक इसका जो पूरा मास होता है वो आपने निकाल दिया और आपने एक एलिमेंट के ऊपर इधर और आधा इधर रख दिया। ये पूरा मास था उसके दो टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, और एक फर्स्ट नोड पे रख दिया, एक सेकंड नोड पे रख दिया सिंपली, और आपको क्या मिल गया फिर, लंप मास मैट्रिक्स। यहाँ से अगर आप जो मैट्रिक्स फाइंड करोगे ऐसे ये मेथड से, ओके ये मेथड से, तो बीच में यहाँ पर अभी कोई वेट नहीं है, जो वेट है पूरा उठा के आपने नोड्स के ऊपर रख दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये मेथड से जो आप मास मैट्रिक्स फाइंड किया है उसको बोलेंगे लंप मास मैट्रिक्स। तो एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है, तो ये लंप मास मैट्रिक्स बनता है और डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब क्या होता है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ तो रहेंगे और बाकी सब जीरो रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। अगर डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, ईजी बन जाता है, और उसका कॉम्पिटिशनल टाइम है वो बचता है। तो CMM इज डायगोनल मैट्रिक्स, सो इट इज रिड्यूस द कॉम्पिटिशनल टाइम। तो आपका जब FEA में आप जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल यूज करते हो, जो कैलकुलेशंस करता है, तो उसमें क्या होता है, अगर लंप मास मैट्रिक्स उसने यूज़ किया है तो कॉम्पिटिशनल टाइम होता है आपका, जो आप सॉल्यूशन निकालते हो उसका टाइम होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है।
ठीक है। सो आपके पास दो मैट्रिसेस है, एक CMM एंड एक LMM। LMM क्या करता है, तो आपका जो पूरा मास है उसको जितने नोड्स है उसमें डिवाइड करके रख देता है। ओके, चलो ये बाद में रख देता है, हम इधर ही चालू करते हैं। इधर हम एक स्मॉल डेरिवेशन दिखेंगे CMM का। ओके, तो CMM और यू कैन से CMM फॉर बार एलिमेंट, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जाने के पहले मैं बार एलिमेंट निकाल देता हूँ। एक बार एलिमेंट है, ये नोड 1 है, नोड 2 है, उसका लेंथ L है, ठीक है। नाउ यहाँ पर L का वैल्यू क्या रहेगा, 0, राइट, और यू कैन से x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू L रहेगा। दिस डायरेक्शन इज x, तो यहाँ पर x 0 रहेगा, यहाँ x L रहेगा। नाउ यहाँ मास मैट्रिक्स जो है वो दिया जाता है, हम शेप फंक्शन यूज करते हैं, तो ये वैरी कहाँ से होता है, तो 0 to L वैरी हो रहा है। ओके, रो जो आपका शेप फंक्शन का मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज अगेन शेप फंक्शन का मैट्रिक्स इनटू टीवी। ओके, वेयर n इज वेयर n इज इक्वल टू आपका बार एलिमेंट के लिए आपके शेप फंक्शन क्या रहते हैं, तो 1 माइनस एक्स बाय एल एंड दूसरा x बाय एल। तो नोड 1 का शेप फंक्शन क्या रहेगा, 1 अपॉन एक्स बाय एल। नोड 2 का शेप फंक्शन क्या है, x बाय एल। तो ये शेप फंक्शन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ शेप फंक्शन। एन ट्रांसपोज क्या रहेगा, एन ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे खड़ा मिल जाएगा, x अपॉन एल, बराबर। अभी ये पूरा दोनों उठा के इसके अंदर डालते हैं हम, तो मास मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ये रो तो वैसे ही रह गया। ओके, नाउ सी व्हाट इज dv आई कैन राइट एज, मैं पहले ये लिख देता हूँ 0L रो। ओके, फर्स्ट है एन ट्रांसपोज, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एल एंड इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल। अभी dv है, dv मतलब क्या है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एरिया x इंटू एरिया, मतलब dx इंटू क्या आएगा, एरिया आएगा। ओके, dx इंटू एरिया, dv इज dx इंटू एरिया, x इज नथिंग बट लेंथ, तो स्मॉल लेंथ कंसिडर किया मैंने, स्मॉल लेंथ इंटू उसका एरिया। ओके, ये रो इधर से मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है इसको पहले ही बाहर निकाल दिया है, तो a भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो बचा क्या, रो है 0 to L। अभी मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ओके, देखो ये 2/1 मैट्रिक्स है, ये 1/2 मैट्रिक्स है, तो ये आपका जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये 1 कट हो जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स बनेगा इनटू dx। जो dx है वो ऐसे रह गया। अभी आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, आपको ये मिलेगा, तो ये फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स बाय एल होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बाद में सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा x बाई एल 1 अपॉन एक्स बाई एल। बाद में फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को, तो ये मिलेगा आपको x बाई एल 1 माइनस एक्स बाई एल, इससे इसको, तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इन सब का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो ये इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं पहले, तो 0 to L 1 माइनस 2x बाय एल एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, तो x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, तो 2 बाई एल वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर। 0 to L पुट करना है, राइट। 1 का x हो गया, 2l बाय वैसे ही रखा, x का x स्क्वायर बाय 2 हो गया, l स्क्वायर मैंने वैसे ही रखा, x का x स्क्वायर क्यूब बाय 3। अभी l पुट करना है, 0 पुट करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो l ही पुट करते हैं सिर्फ। l माइनस 2 गया, l स्क्वायर अपॉन एल प्लस l क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर, तो ये गया, l माइनस l गया पूरा, ये 0 हो गया, तो 0 प्लस l बाय 3, तो आपको ये l बाय 3 मिला। ऐसे ही आपको सबका करना है, ठीक है। आपको जो फाइनल मैट्रिक्स है वो ऐसे मिलेगा, तो मास m मैट्रिक्स और मास मैट्रिक्स बाय लंप मेथड इज इक्वल टू रो a L बाय 3 L बाय 6
L/6 L/3। ओके, ये L/6 आ गया तो ये भी L/6 ही आएगा क्योंकि सेम ही है। ओके, तो ये आपको ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा। इसमें से मैं रो कॉमन निकाल देता हूँ, 3 कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरा क्या आएगा, रो ए एल में 6 कॉमन निकाल देता हूँ। L/6 मैंने कॉमन निकाल दिया, L/6 मैंने कॉमन निकाल दिया, और L/6 से डिवाइड करो, 6/L से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो आपको ये आएगा 2 1 1 2। तो ये आपका लम्प्ड मास मैट्रिक्स हो गया यूजिंग शेप फंक्शन। आपने शेप फंक्शन लिख के डिराइव किया है। ओके, तो ये आपने जो फर्स्ट हमने इक्वेशन देखा था, तो इसमें क्या था, रो L/6 2 1 1 2। तो ये जो मास मैट्रिक्स था, इस इक्वेशन में कौन सा यूज किया है, लम्प मास मैट्रिक्स यूज किया है। ओके, नाउ सॉरी CMM यूज किया है। ओके, अभी हम लम्प मास मैट्रिक्स का देखेंगे। लम्प मास मैट्रिक्स में कुछ डिराइव करने लायक है नहीं। ओके, फॉर लम्प मास मैट्रिक्स, लम्प मास मैट्रिक्स फॉर बार एलिमेंट, हमें पता है यहाँ पर क्या किया है, तो जो एलिमेंट रहेगा उसके यहाँ पर रो L/2 आ जाएगा, मास आ जाएगा, यहाँ पर आधा मास आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये नोड 1 है, नोड 2 है, इसका टोटल मास रहेगा रो L, तो आधा इधर लिखा है, आधा इधर लिखा है, तो मास मैट्रिक्स सिंपली क्या बन जाएगा, तो रो L/2, और ये डायगोनल मैट्रिक्स रहता है 1 1 0 0। ओके, जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपको, रो L/2 फॉर नोड 1, रो L/2 फॉर नोड 2 ऑल्सो रो L/2। तो इसका मास मैट्रिक्स बहुत ईजी बन जाता है, रो L/2 1 0 0 1। होपफुली आपको ये दोनों भी समझ आ गए होंगे। ये जो कंसिस्टेंस एंड लम्प मैट्रिक्स का है, उसका थ्योरी पूछते हैं पास मार्क्स के लिए, हमेशा पूछते हैं, एक्सप्लेन कंसिस्टेंस एंड लम्प मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये डेरिवेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको ये दोनों भी लिखना जरूरी है। ओके, ये लिख दो, इतना लिख दो, और उसके बाद डायरेक्टली आपको फॉर लम्प मास मैट्रिक्स आपने ये लिखना है, फॉर CMM के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।